चलो आज हम लोग प्रस्तावना पार्ट 2 पढ़ते हैं। प्रस्तावना पार्ट 2 में हम लोग प्रस्तावना के संदर्भ में पढ़ेंगे। और इस संदर्भ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रस्तावना के अंतर्गत जितने भी बातें इसमें शब्द उत्कीर्ण हैं, उन सभी शब्दों को हम 4 खंडों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे प्रस्तावना में सबसे पहले 4 खंड हुआ है, इस प्रस्तावना को हम लोग 4 खंडों में बांट कर पढ़ेंगे। जिसमें पहला खंड है स्रोत के रूप में, दूसरा खंड है स्वरूप के रूप में, तीसरा खंड है उद्देश्य के रूप में, और चौथा खंड है स्वीकार के रूप में। स्वीकार के रूप में जैसा कि हम जानते हैं कि स्रोत का मतलब हुआ कि जो प्रस्तावना की जो बातें हैं, प्रस्तावना में जो बातें उत्कीर्ण बातें हैं, उन सारी उत्कीर्ण बातों में हमारी जनता की भूमिका है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, इसी जनता के प्रतिनिधियों ने एक संविधान सभा का निर्माण किया और वही लोग प्रस्तावना की रूपरेखा को अंतिम रूप दिए थे। इसीलिए इसको स्रोत के रूप में हम लोग मानते हैं। तो स्रोत का मतलब होता है कि प्रस्तावना को जिसने अंतिम रूप दिया, उस अंतिम रूप में हमारे देश के नागरिकों की भूमिका थी, जो लोग वयस्क मताधिकार के निर्वाचन के आधार पर अपनी भूमिका जनप्रतिनिधित्व की भूमिका निभाए थे। इसलिए इसको स्रोत के रूप में हम लिखते हैं, हम भारत के लोग। तो स्रोत में आएगा प्रस्तावना का पहला विचार, हम भारत के लोग के बारे में, हम भारत के लोग के बारे में। स्वरूप का मतलब होता है नेचर। प्रस्तावना का नेचर क्या है, यानी विशेषता क्या है जो जिस पर यह आधारित है, जिसके मूल स्तंभ पर यह आधारित है। तो सबसे पहले ये संप्रभुता, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्र और पांचवा गणराज्य। ये सब प्रस्तावना में स्वरूप को दर्शाते हैं कि हमारे संविधान की, हमारी जो प्रस्तावना, उसकी विशेषता क्या, उसका नेचर क्या है, किस तरह को दिखता है, वो उद्देश्य है। अब इस प्रस्तावना में अन्य जो बातें उत्कीर्ण हैं, उनका, इस प्रस्तावना को लाने का मुख्य उद्देश्य था जो देश के नागरिक हैं उनको न्याय मिले, आधा न्याय मिले। न्याय भी 3 तरह का न्याय की बात की गई है। सामाजिक स्तर पर न्याय मिले उनको, आर्थिक स्तर पर न्याय मिले, और राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात की गई है। तो यहाँ से सब प्रश्न उठ सकता है कि इस प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात है। तो बोलना 3 तरह की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये न्याय, तीनों तरह का न्याय जो है रूस की क्रांति से ली गई है। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता। क्या उद्देश्य? स्वतंत्रता है। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में जैसे हो गया, जैसे पूछ देगा स्वतंत्रता में, आपको आ जाएगा विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इसमें आ जाएगा आपको धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है प्रस्तावना में। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। ये ध्यान रखना है कि उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? न्याय। सभी को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर न्याय दिलानी है। स्वतंत्रता का तात्पर्य देश के जो नागरिक हैं उनको धर्म की स्वतंत्रता दिलानी है, विश्वास दिलानी है, और व्यक्ति का कि आप अपना व्यक्ति रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं। विचार मतलब अपने थॉट को दे सकते हैं। और धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी धर्म का आप उपासना, आप आचरण कर सकते हैं, ये दिलाना हमको। तो पहला उद्देश्य न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा है हमारा इसमें समानता,
समानता किस तरह का होगा? तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। देश के प्रत्येक नागरिक को समान प्रतिष्ठा मिलेगा, समान अवसर की बात की जाएगी। ये तीसरा नंबर हो गया। समानता के बाद आ गया आपको बंधुत्व की बात हो गई। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, ये पूछ सकता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया था प्रस्तावना में? तो ये नारा है 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसी से संबंधित है ये। अब किस तरह का बंधुत्व चाहिए? तो पहली बात हो गया अखंडता होना चाहिए हमारा देश में, व्यक्ति की गरिमा की बात होनी चाहिए, और तीसरा राष्ट्रीय एकता की बात करता है। ये तीसरा हो गया हमारा आज का उद्देश्य हुआ। चौथा हमारा है स्वीकार। इसको कब स्वीकारा गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकारा गया था। ये चारों खंड ध्यान रखना है कि पूरे प्रस्तावना के पर फिर से दोहरा देते हैं। इस पूरे प्रस्तावना को 4 भागों में खंड में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला स्रोत हो गया, जिसमें हम भारत की लोक की चर्चा है। दूसरा स्वरूप हो गया, जो संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, उसका लोकतांत्रिक, उसका गणराज्य की बात करते हैं। यानी 5 बात के अर्थात स्वरूप इसके हैं, 5 स्वरूप इसके हैं। वो अब आते हैं इसका उद्देश्य में। तीसरे खंड में उद्देश्य में न्याय उद्देश्य है, स्वतंत्रता उद्देश्य है। हर नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, हर नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर नागरिकों को समानता मिलनी चाहिए, हर नागरिकों को के साथ बंधुत्व की बातें होनी चाहिए। अब पूछ सकता है इसमें कि न्याय कितने टाइप के हैं? न्याय 3 है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब हुआ देश के नागरिकों को तीनों तरह की न्याय दिलानी है, जो रूस की क्रांति से ये प्रेरित है। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता है, धार्मिक आधार पर, वैचारिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, उसके उपासना के आधार पर ये स्वतंत्रता की बात की गई है। तीसरा है समानता, प्रतिष्ठा में समानता, अवसर में समानता, और चौथा है बंधुत्व। ये हमारा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो आर्थिक, जो हमारा सब में बंधुत्व में हो गया। तुमको जो हमारा अखंडता की बात करता है, राष्ट्रीय एकता की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। तो जो यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व की बात है, ये तीनों उद्देश्य फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और न्याय उद्देश्य जो है वो हमारा रूस की क्रांति से है, समझे। अब आता है कि ये प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया। यानी इस तरह से प्रस्तावना हम जब भी पढ़ेंगे तो 4 खंडों में इसको तोड़कर पढ़ेंगे। अब आता है कि प्रत्येक खंड को हम डिस्क्रिप्टिव रूप देंगे, यानी विस्तार से पढ़ेंगे, इसको विस्तारवादी रूप देंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसका स्रोत में हम देखते हैं कि लिखा हुआ पहला हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य क्या हुआ ये ध्यान सुनिएगा। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम भारत के लोग का मतलब हुआ कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा निर्मित में स्वीकारा गया है। यानी जो हमारा संविधान था, ये हमारा संविधान है जिसमें सारी बातें जो अंतर्निहित है वो भारत के लोगों द्वारा निर्मित है। यानी भारत के जो लोग थे उन्हीं के प्रतिनिधियों ने इस संविधान का निर्माण किया। उस प्रतिनिधि को हम लोग संविधान सभा बोलते थे, समझे। और उसी प्रतिनिधियों द्वारा जो संविधान को बनाया गया उसे हमारे देश की जनता ने स्वीकारा। इसीलिए कहा था कि जो हमारा संविधान है उसकी मुख्य स्रोत शक्ति आम जनता में निहित है। यानी जो हमारा संविधान है ये, इसकी शक्ति किस में निहित है? आम जनता में निहित है। आम जनता में निहित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना का जो पहला खंड स्रोत है वो भारत की जनता में निहित है। समझ में आ गया कि भारत की जनता में निहित क्यों है हम भारत के लोग लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित और स्वीकृत है। यानी इसका मुख्य शक्ति जनता में निहित है। जनता में निहित इसीलिए है कि प्रस्तावना का निर्माण करने में जनता के प्रतिनिधियों की भूमिका थी, जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे। बाद में उन्हीं की प्रतिवेदन से भारत की जनता ने इसको अपनाया। इसीलिए इसका स्रोत
है जो हम भारत के लोग से शुरू होता है। यानी प्रस्तावना का जो मुख्य बातें हैं, जो शक्ति है वो आम जनता में है, और आम जनता की बातों को आप इसीलिए नकार नहीं सकते हैं। यानी सारी शक्ति आम जनता के शक्ति को आप नकार नहीं सकते हैं। अब आता दूसरा प्रस्तावना के दूसरे खंड में आएंगे, तो इसमें इसका स्वरूप की चर्चा हम पढ़ते हैं। स्वरूप की चर्चा पढ़ते हैं। स्वरूप में सबसे पहला जो स्वरूप है वो हमारा है संप्रभुता, जिसको हम सोवर्जिनिटी भी बोलते हैं। संप्रभुता, जिसको हम लोग सोवर्जिनिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए भारत देश हमारा है, ये हमारा मान लीजिए भारत देश है, ये हमारा भारत देश है। इस भारत की जो आंतरिक मामले हैं, जो अंदर के आंतरिक मतलब अंदर का मामला, और जो भारत के जो बाहरी मामले हैं, आंतरिक मामला जैसे हो गया मान लीजिए यहाँ की आर्थिक नीतियाँ, प्लान, जिसमें आता है सब यहाँ के विकास से संबंधित मुद्दे। बाह्य नीति में आ गया जैसे रक्षा संबंधी मुद्दा, आपको विदेश नीति मुद्दा, ये दो हो गया आर्थिक मुद्दे, आंतरिक मुद्दे और बाह्य मुद्दे। इन दोनों मामले में भारत सरकार जो है इसके संचालन में वो पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी बाह्य व्यक्तियों के अधीन दोनों मामले में हमारा जो राज्य है, यानी हमारा जो सरकार है, वो बाह्य शक्तियों पर आश्रित नहीं है। यानी स्वतंत्र रूप से ये काम करने में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए वो आज़ाद है। कहने का तात्पर्य होगा कि संप्रभुता का मतलब होता है कि जिस देश, किसी मान लीजिए कोई देश है, उसके देश की आंतरिक समस्या है, उस देश की बाह्य समस्या है, उन दोनों का समाधान करने के आंतरिक में जैसे हो गया यहाँ की नीति बनाना, प्लान बनाना, विकास से मुद्दे जुड़े हुए हैं। बाह्य में मान लीजिए रक्षा मुद्दा हो गया, विदेश नीति मुद्दा हो गया। इन दोनों मामलों में वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी भूमिका निभाने में, यानी किसी विदेशी स्रोत पर आश्रित नहीं है। ये इसका तात्पर्य हुआ। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि एक बात है, कुछ लोगों का कहना था कि 1949 में जब भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत राष्ट्र सदस्य बनने के नाते ये अपनी संप्रभुता खो चुका है। यानी यह इसकी जो बाहरी और आंतरिक नीतियाँ वो बाह्य रूप से प्रभावित है, जबकि वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत हालांकि राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन वास्तविक रूप से वह राष्ट्रमंडल का अधीनस्थ नहीं है। वो भारत जब चाहे तब इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता से अपने आप को बाहर कर सकता है। इसलिए राष्ट्रमंडल सदस्य होना इस बात का परिचायक नहीं है कि भारत जो है वो संप्रभु राष्ट्र नहीं है। भारत संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, समझे। संप्रभुता का सॉवरेनिटी का मतलब एक बार और बताते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है आंतरिक और बाह्य मामले में वो किसी विदेशी स्रोतों पर आश्रित नहीं है। यानी विदेशी ताकत के अधीन नहीं हो। इन सभी मामलों को वो खुद सल्टाने में सक्षम है, यानी खुद सुलझाने में सक्षम है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब राज्य विदेशी सत्ता से पूर्ण रूप से मुक्त हो तब। हालांकि 1949 में भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, तभी कुछ लोगों ने कहा कि भारत राष्ट्रमंडल सदस्य बनने के बाद अपनी संप्रभुता खो चुका है, जबकि इस बात में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से भारत की संप्रभुता पर किसी तरह का कोई आँच नहीं आया। यानी भारत अभी भी आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। यहाँ एक सवाल कर सकता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो 1949 में बना। अब मान लीजिए पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल क्या है, तो बोल देना कि राष्ट्रमंडल उसे कहते हैं जो ब्रिटेन का कभी उपनिवेश रहा था, और उन ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रमंडल। और
ब्रिटेन इसका प्रमुख है, राष्ट्रमंडल का प्रमुख ब्रिटेन है भी है। ठीक, अब आता है दूसरा टॉपिक। तीसरा नेचर है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है, यह पहले तो इसके बारे में जानेंगे कि अब यह मूल प्रस्तावना में नहीं था हमारा, यानी इसको 42वें संविधान संशोधन मूल प्रस्तावना में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। अब आता सवाल इसके संदर्भ में कि आरंभ में यह क्यों नहीं था। तो आरंभ में इसलिए नहीं था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो परिवर्तनशील प्रकृति की थी, और परिवर्तनशील होने के कारण उसको समाजवाद को आरंभ में नहीं जोड़ा गया। अब इसका तात्पर्य पूछ सकता है कि समाजवाद का तात्पर्य क्या था। बोलना है उत्पादन के स्रोतों पर राज्य की भूमिका। उत्पादन के जितने भी स्रोत हैं उस पर राज्य की क्या है, भूमिका है, यानी राज्य अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। यानी स्रोतों का इसको एक भाषा में और कह सकते हैं, स्रोत का प्रजातांत्रिक तरीके से वितरण करना। यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं, उस सारे रिसोर्सेज का सरकार सभी लोगों को बराबर भागीदार की भूमिका निभाएगी। यानी किसी तरह का इसमें मतभेद या का व्यवहार नहीं करेगी, सबके लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। उसी को हम समाजवाद बोलते हैं, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। समझे। यानी समाजवाद जो शब्द है प्रस्तावना में मूल रूप में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील थी, और परिवर्तनशील होने के कारण इसको उसमें जोड़ना उचित नहीं समझा गया। इसीलिए जब केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार ने बोला कि संविधान का भाग इसमें जोड़ा सकता है, तो 42वें संविधान 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को भी लाया गया, जिसका तात्पर्य है कि उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य की भूमिका होगी। यानी हम कह सकते हैं इसको कि स्रोत का प्रजातांत्रिक तरीके से वितरण किया जाएगा राज्य द्वारा। यानी इससे किसी भी वर्ग विशेष को किसी तरह की हानि होने की कोई गुंजाइश न बचे, सभी को समान भागीदारी मिले, इसीलिए समाजवादी शब्द लाया गया था। अब इसके नेचर में एक नेचर है पंथ निरपेक्ष, एक नेचर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म समाजवाद में सोशलिस्ट हो गया। अब होता है कि सेकुलरिज्म क्या था, तो ये भी समाजवाद की तरह अगर पूछा जाए तो ये भी मूल रूप में प्रस्तावना में नहीं था। इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। समझे। इसका अर्थ होता है कि कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी सभी धर्मों को वो पोषण, आदर एवं संरक्षण देगा। यही कारण है कि भारत में सेकुलरिज्म की व्यवस्था है। यानी भारत जैसे देश, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ये सब देश में सेकुलरिज्म की व्यवस्था है। यानी किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, यानी सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिलेगा। सभी धर्म अपनी इच्छा अनुसार उसको पोषण कर सकेंगे। जबकि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ धर्मतांत्रिक व्यवस्था है, यानी एक विशेष धर्म पर जोर है राज्य सरकार द्वारा। भारत में जबकि ऐसा नहीं है, भारत एक पंथ निरपेक्ष अपनाया है। यहाँ सभी धर्म के लोग को समान पोषण, आदर और संरक्षण दिया जाएगा, यानी अपने धर्म का आदर वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में राज्य पर निर्भर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जैसे इस्लाम धर्म है, वहाँ पर ये बल दिया गया है। वहाँ पर आप इस्लाम धर्म के नहीं हो तो आप बड़े बड़े ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का जज आप नहीं बन सकते हैं। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म भूखा। तो पाक में सेकुलरिज्म नहीं है, इंडिया, अमेरिका जैसे देशों में है, जो कि हमारी प्रस्तावना में बातें हैं। तो ये भी हम जोड़ा गया था किसकी तरह, समाजवाद की तरह, इसको भी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब आता सवाल समाजवाद के बाद लोकतंत्र का मतलब। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। नेक्स्ट नेचर है लोकतंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी बोलते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी का मतलब है, ये भी डेमोक्रेसी ये हमारे मूल प्रस्तावना में था, ये मूल प्रस्तावना में था। ये डेमोक्रेसी मतलब है कि इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथ में। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन, ये मूल प्रस्तावना में था।
इसका मतलब होता है सर्वशक्ति लोगों के हाथ में हो, यानी विधायिका के निर्माण में जनता की भूमिका हो, यानी जो हमारे देश के लिए कानून बनाता है उसके निर्माण में जनता की भूमिका हो, यानी सर्वसत्ता किसके हाथ में हो, लोगों के हाथ में हो। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। अब आता है इसी संदर्भ में भारत में जो है, भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र को निम्न आधार प्रदान करता है। जैसे धार्मिक आधार पर लोकतंत्र की बात करता है, राजनीतिक आधार पर बात करता है, सामाजिक आधार पर बात करता है, आर्थिक आधार पर लोकतंत्र की बात नहीं करता है। ध्यान रखना होगा, भारत में जो है लोकतंत्र है वो 3 आधार पर बात करता है। पहला सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है कि लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। भारत में प्रत्यक्ष वाले को अपनाई गई है, भारत में ही प्रकृति अपनाई गई है, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही, किसके द्वारा, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं के माध्यम से सरकार चलाना है। प्रतिनिधि के माध्यम से क्या चलाना है, सरकार चलाना है, वही लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी। ये हमारे मूल प्रस्तावना में था, समझ ले, ध्यान रखना है। लोकतंत्र 3 तरह की बात करता है, सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र, धार्मिक स्तर पर लोकतंत्र, राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र, नॉट आर्थिक स्तर पर। अब आता है कि लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में किसको मूल मान्यता मिली है, प्रत्यक्ष को। अब होता है प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चलाना। जैसे हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, हमारे देश में अध्यक्षात्मक शासन, राष्ट्रपति है, ये हमारे जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से चलता है। इसीलिए भारत में 3 तरह की, भारत में 3 तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रकार में भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो पूछ सकता है कभी भी इसमें कि भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो बोल देना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा सवाल आएगा कि भारत में कितने प्रकार के लोकतंत्र की नीति को अपनाया गया, तो 3, सामाजिक नीति, धार्मिक नीति स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। तो सब हम चलेंगे। नेक्स्ट नेचर में हम लोग आएंगे, उस नेचर में है गणराज की व्यवस्था। तो नेक्स्ट नेचर हमारा होगा गणराज। इस गणराज में क्या है, गणराज का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, उसी व्यवस्था को हम गणराज कहते हैं, जिसको हम रिपब्लिक इंग्लिश में बोलेंगे, रिपब्लिक। तो गणराज का मतलब क्या हुआ कि जनता का जो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो जनता के निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। जो प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब हमारे देश में होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, ये जो राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे राष्ट्र का एक प्रमुख होता है, जो एक और निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। भारत में गणराज नीति अपनाई गई है, यानी गणराज का मतलब होता है कि जिस देश का एक प्रमुख जो हो उसका वंशानुगत न होकर वो निर्वाचित हो। जबकि हम जाएंगे ब्रिटेन में तो वहाँ निर्वाचन नहीं होता है, वहाँ वंशानुगत है। इसीलिए ब्रिटेन में राजतंत्र की व्यवस्था है। हमारे देश में किस तरह की व्यवस्था, गणतंत्र की व्यवस्था है। तो गणतंत्र प्रस्तावना में इस बातों को भी चर्चा किया गया कि भारत में एक प्रमुख होगा जो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, एक निश्चित अवधि के लिए होगा, इसीलिए ऐसा किया गया है। ये नेचर हमारा समाप्त हुआ। नेचर के बाद हम लोग अब चलते हैं इसकी जो भी उद्देश्य है, उद्देश्य ध्यान रखिएगा, उद्देश्य जो है, तो इसका जो उद्देश्य है वो 3 तरह का है, जिसको हम लोग जस्टिस बोलते हैं। पहला, यह उद्देश्य जो है 3 तरह रूस की क्रांति से प्रेरित है, जो सामाजिक स्तर पर है, आर्थिक स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर है। पहली बात है तो उद्देश्य में न्याय यानी सबको सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर न्याय, देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय दिलाना है। यह 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक स्तर पर मतलब होता है कि प्राचीन काल से जो चली आ रही है हमारे देश में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना, जैसे आपसी भेदभाव, शोषण। इसके लिए डीपीएस में हमारा संविधान पढ़ेंगे तो भाग 4 में डीपीएस जो आएगा उसमें इसकी विस्तृत चर्चा है कि कैसे सामाजिक स्तर पर सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। तो पहला उद्देश्य में क्या है, न्याय कितने तरह का देना है, सामाजिक स्तर पर,
आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। तीसरा सवाल आएगा इसमें, ये किस देश से लिया गया, प्रेरित है, तो बोलना है कि ये रसिया से प्रेरित है। अब आ जाएगा सवाल इसमें कि इसी भेदभाव को, सामाजिक स्तर पर भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, डीपीएस ने इसका व्यवस्था की है। आर्थिक स्तर पर मतलब हुआ कि जो हमारा जो प्रकृति में है प्रदत्त आय की असमानता है उसको दूर करना है, मेन है, उसको भेदभाव दूर करना है। यानी एक बुनियादी गांधी जी का जो नीति था कि लोगों को एक बुनियादी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति करना, यानी आय का समान वितरण करना, इसकी भी चर्चा डीपीएस में है। इसको भी पूर्ति हम डीपीएस के माध्यम से करते हैं, हमारी सरकार करती है। तीसरा राजनीतिक स्तर पर है। राजनीतिक स्तर का मतलब है कि समान रूप से देश के नागरिकों को राजनीतिक अवसर प्रदान करना, जैसे निर्वाचन में, फंडामेंटल राइट में इसकी व्यवस्था है, डीपीएस में व्यवस्था है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है प्रस्तावना का, उसमें सबसे पहला है न्याय। और यह न्याय कितने भागों में बटा हुआ, 3 भागों में, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जो किससे प्रेरित है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रेरित है हमारा रूस की क्रांति से। अब आता है न्याय के बाद दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ध्यान रखिए कितने प्रकार की है, ध्यान रखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता लेनी है। तो पहला विचार की स्वतंत्रता पूछ देगा सवाल, दूसरा व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो प्रस्तावना में पीछे टॉपिक में है देख लेना है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता, ये सारे चर्चा है। इसको लाने का मेन मकसद था प्रस्तावना में, इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि केवल आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर उसका विकास कर दें और उसका व्यक्तित्व और व्यक्ति का विकास न करें, विचार न विकास करें, धर्म को विकास न करें, तो उस व्यक्ति का सभी क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास नहीं हो पाएगा। जब चौमुखी विकास होगा तभी उसको हम सर्वांगीण विकास बोलेंगे। इसी सर्वांगीण विकास के लिए हमारे उद्देश्य में स्वतंत्रता की बात की गई, ताकि वो विचार, व्यक्ति लोगों के सामने अपना रख सके, भूमिका अपनी निभा सके। विचार आने से क्या होगा कि लोगों के एक दूसरे के विचार तालमेल करेंगे, देश की तरक्की मिलेगा। इसी विचार और व्यक्ति के कारण ही हम देख रहे हैं स्टार्टअप है। हर लोग अपना स्टार्टअप के माध्यम से विचार और व्यक्ति दे सकता है, एक नई योजना का विकास कर सकता है, आर्थिक स्वरूप प्रदान कर सकता है। उसको जोड़ कर हम पढ़ सकते हैं ऐसे भी। अब आता है इसका फंडामेंटल राइट में भी चर्चा है, जैसे 19 से 22 आर्टिकल में, 25 से 28 आर्टिकल में। इसके बाद आता है समता का अधिकार। स्वतंत्रता फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, समता भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है कि देश के जो भी नागरिक हैं उनको प्रतिष्ठा या गरिमा के भाव से देखा जाएगा और उनको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी तरह का किसी के ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, ये समानता की बात करेगा। अवसर में भी सबको समान मिलेगा। जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, सभी को समान अवसर मिलेगा। संसद बनना, सब लोग बन सकते हैं, इसलिए अवसर में भी समानता की बात की गई है। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, समाज में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग बराबर हैं, सबको अवसर मिलेगा, ये बात की गई है स्वतंत्रता में, समानता में। अब आता है बंधुत्व में। बंधुत्व के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आ गया बंधुत्व। ये भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बंधुत्व में कहा गया जिसका मतलब होता है भाईचारा। आपसी भाईचारा होगा तभी हम सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे देश में राष्ट्रीय एकता बनेगी, सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा। तो बंधुत्व जो है का जो सिद्धांत है वो सहकारिता पर काम करता है, सबके सहयोग से सबके सहयोग लेकर काम करेंगे तभी देश में राष्ट्रवाद, विकास की भावना जगेगी और सभी लोग आपस में भाईचारे बना रहेगा। ये बंधुत्व के माध्यम से ही संभव है। जो आज हमारे देश में बंधुत्व को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरह के विचार दिला करके लोगों में आपस में भेदभाव की बात की जाती है, जो निहायत ही गलत है। एक संप्रभु राष्ट्र के लिए ये युक्ति गलत है। इसीलिए भारत जैसे देश से बंधुत्व का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए कि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग वर्ग के होते हैं, आपस में तालमेल बना रहे। इसलिए प्रस्तावना बंधुत्व को संविधान निर्माताओं ने रखा था ताकि आपसी तालमेल को बढ़ावा मिले। अब आता है
ये उद्देश्य का सबसे बड़ा मेन रोल था। उद्देश्य लाने का मेन मकसद ही था कि उसको उसके स्वरूप को प्रतिबिंबित किया जाए, उसको देश को निहित किया जाए ताकि जनता के समक्ष रखा जा सके। यानी हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो निहित बातें वो दो तरह से, एक है कि पारंपरिक रूप से चली आ रही थी, जो मूलभूत रूप से है, संविधान जब बना हमारा तब से है, और ये कुछ बातें इसमें जुड़ी गई हैं, जैसे समाजवाद, अखंडता, पद्धति ऐसा जुड़ी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट में देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि क्या उद्देश्य का जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में, इस न्यायालय के माध्यम से इसको, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रधानों को न्यायालय के वाद के दायरे में नहीं लिया सकता। यानी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन न्यायालय के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी है संसद की है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें जो उत्कृष्ट विचार है, जो जनता के फायदे के लिए उसको लागू किया जाए, न कि न्यायालय के द्वारा इसको लागू कराया जाए। न्यायालय इसमें इस तरह के मामले, इसीलिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब आता है तीसरा सवाल। इसमें मेन सवाल आता है, अभी तक जो भी हम लोग प्रस्तावना हम पढ़े उसमें सबसे पहले आएगा, सुन तक जो भी सार संक्षिप्त बता दें। पहला आएगा कि जो इस पूरे प्रस्तावना को हम लोग 4 खंड में बांट के पढ़ेंगे। पहला स्रोत रहेगा। स्रोत का मतलब रहेगा कि पूरे संविधान है या प्रस्तावना है वो जनता में निहित है, यानी जनता के एक प्रतिनिधि द्वारा ही वो निर्मित है और स्वीकृत है, इसलिए सारी शक्तियाँ किस में निहित है, जनता में है। यानी प्रस्तावना का जो सोर्सेस है वो किस में है, जनता में है। यानी जनता नहीं रहती तो प्रस्तावना नहीं लिखा जाता। किसके लिखा गया, जनता के लिए, इसलिए जनता से उतार लिया। दूसरा आता है, इसको खंड को हम नेचर बदल सकते हैं। तो शुरुआत के जो 5 अक्षर हैं उसको हम, वो शब्द हैं उसको हम नेचर में लिखते हैं, जैसे प्रभुसत्ता, उसके बाद समाजवाद, उसके बाद उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। ध्यान रखिएगा, इस सारे क्रम से पूछता है कभी एग्जाम में कि क्या क्रम है। तो पहला बोलना है क्रम से संप्रभुता, दूसरा समाजवाद, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य। उसी में आगे लिखा हुआ कि नागरिकों के लिए अब उद्देश्य है। 5 के बाद अलग उद्देश्य आएगा। तीसरा खंड है उद्देश्य। उद्देश्य में है कि नागरिकों के लिए 4 प्रकार के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे पहला न्याय, समता, बंधुत्व इत्यादि। न्याय में 3 तरह के न्याय है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। इन 3 तरह के न्याय की चर्चा जो रसिया से लिया गया, पूछ सकता है कहाँ से लिया गया, रसिया से। किस तरह के न्याय की चर्चा, 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, नॉट धार्मिक। कहाँ से लिया गया, तो रसिया से लिया गया। तीसरा इसमें चर्चा आ गया समानता, तो उपासना की समान स्वतंत्रता आ गया, स्वतंत्र उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद आपको धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सब ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता में कौन है, उस सत्ता की स्वतंत्रता, इसमें कौन स्वतंत्रता में नहीं दे देगा तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसीलिए जानिएगा। उसके बाद आएगा समता। समता में अवसर की समता, प्रतिष्ठा की समता, सबके साथ समता की बात होनी चाहिए। चौथा उसके बाद आएगा बंधुत्व। बंधुत्व में मैंने भाईचारा, आपसी भाईचारा का, तभी देश में राष्ट्रीय एकता रहेगी। ये हमारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बढ़ावा मिलेगा, ये दे रहेगा। और जो अभी वर्तमान जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, इसमें बंधुत्व का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रस्तावना की महत्ता और बढ़ जाती है, इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है कि सभी को बंधुत्व के बारे में भी पढ़ना चाहिए। हालांकि प्रस्तावना के सभी का बात हमारे संविधान के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बंधुत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब आता सवाल कि ये न्यायालय में क्या है, न्यायालय में, इसके बाद ये न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं है। तो पहले बात है कि न्यायालय में उद्देश्य का न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी इसके प्रधान जो प्रोविज़न है उसको न्यायालय के में वाद के दायरे में नहीं लिया सकता है। यानी इसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, सरकार के पास है, संसद के पास है, न कि न्यायालय के पास है। इसलिए इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा, न्यायालय में परिवर्तनीय का मतलब होता है इसको लागू कराने की जिम्मेदारी न्यायालय के पास नहीं है, यानी सुधार की जिम्मेदारी न्यायालय के पास ना होकर सरकार के पास है, संसद के पास है। इसीलिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब आता है कुछ सवाल और आ सकते हैं प्रस्तावना से, जैसे पूछ देगा न्यायालय
प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन में है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है किसने कहा था, तो बाबा अम्बेडकर ने कहा था। दूसरा एक और है, संविधान की आत्मा किसको कहा गया, ये सवाल रहेगा तो बोलना प्रस्तावना को। लेकिन अगर ये पूछेगा कि संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने किसको कहा है, तो याद रखना ये बोलना संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो कि फंडामेंटल राइट में है, इसके बारे में जानना होगा, ये ध्यान रखना है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया, प्रस्तावना को। लेकिन पूछेगा अम्बेडकर सामने संविधान की प्रस्तावना किस, अम्बेडकर सामने संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तो बोलना संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। जब पॉलिटी में भाग 4 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा आएगी, जिसके तहत हम अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत 5 प्रकार के रिट दायर करती है, जिसको आप लोग जानते होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये प्रस्तावना का दूसरा पार्ट आज समाप्त हुआ। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।